भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं रोहित सावल। प्राइम टाइम की बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे यूपी में पहले चरण के रण की। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। 77 महिला उम्मीदवारों समेत 839 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कौन जीता कौन हारा ये तो 11 मार्च को सामने आएगा। 2012 की बात करें तो आज जिन 73 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से 24 सीटों पर एसपी बीएसपी, 11 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और 9 पर आरएलडी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन आज जिस तरह पहले चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा वो क्या इशारा कर रहा है, यह सबसे बड़ा और अहम सवाल। और इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के साथ होगी आज के प्राइम टाइम की बड़ी बहस। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। इससे पहले आपको आज के तमाम मेहमानों से रूबरू करवाएं, आइए आपको दिखाते हैं कि क्या रहा इस बार का मतदान प्रतिशत। बुलंदशहर की बात करें, 5 बजे तक की हम बात करें 64%। इसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है क्योंकि जो लोग मतदान केंद्रों के बाहर खड़े थे उनको पोलिंग करने की इजाजत थी नियम कायदों के हिसाब से। बुलंदशहर की बात करें 64%। आगे बढ़े, आगे बात करें फिरोजाबाद, एटा की बात करें तो 67% यहां पर वोटिंग हुई। 5 बजे तक की हम बात कर रहे हैं। फिरोजाबाद की आप तस्वीर देखिए, 64% मतदान। 5 बजे तक की हम ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ इजाफा हो सकता है। आगरा की बात करें तो 64% मतदान यहां पर दर्ज किया गया। अलीगढ़ की बात करें तो 65% यहां पर देखने को मिला मतदान। 5 बजे तक का यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत की बात करें 67% यह आंकड़ा रहा बागपत में। मेरठ में इस आंकड़े को आप गौर से देखिए, 65% यहां पर 5 बजे तक मतदान दर्ज किया गया। हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर जो लोग खड़े थे उनको मतदान देने का अधिकार नियम के मुताबिक है। मुजफ्फरनगर की बात करें 65% यहां पर मतदान दर्ज किया गया 5 बजे तक। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पहले चरण के चुनाव प्रचार में क्या क्या रहे बड़े मुद्दे। मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर से पलायन का मुद्दा बना। यह मुद्दा बना, हम यहां पर फिर से आपको बता दें, हम यह बात करें कि इनका जिक्र किया नेताओं ने। इन तमाम मुद्दों का, दंगों को फिर से भुनाने की कोशिश हुई। उद्योगों की बदहाली की बात की गई, गन्ना किसानों के बकाये की बात की गई, यानी वही रटे रटाए पारंपरिक मुद्दे जिसे हम कहा जाए। गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान करेंगे, कई सालों से यूपी की सियासत में हम सुनते आए हैं। राम मंदिर की बात भी कही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, जिन नेताओं का पेटेंट है इस मुद्दे के बारे में बात करना। और चलिए जल्दी से नजर डालते हैं प्राइम टाइम की बड़ी बहस के तमाम बड़े सवालों पर। प्राइम टाइम की बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल, पश्चिमी यूपी में किसका बजेगा डंका। जी हां, ईवीएम में कैद हो चुके हैं तमाम उम्मीदवारों की किस्मत। दूसरा बड़ा सवाल, बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है। तीसरे बड़े सवाल की अगर बात करें, क्या रहे पहले चरण के बड़े चुनावी मुद्दे, उनके बारे में हमने जिक्र कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह कि इन मुद्दों का कितना असर कहां पर पड़ा। जी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ वीके गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जिशान हैदर साहब, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता, और हेमंत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव मिश्रा साहब आपसे बात करेंगे। क्या कहना आपका, 63% मतदान दर्ज किया गया अभी तक। अगर हम जो आंकड़े अभी तक इकट्ठा हो पा रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि 2012 से अगर इस मतदान प्रतिशत को अगर हम तुलना करें तो थोड़ा इजाफा इसमें जरूर हुआ है। क्या कहना है आपका। देखिए वैसे अमूमन जो परंपरागत तौर पर कहा जाता है कि बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत एंटी इनकम्बेंसी की तरफ भी इशारा करता है, ऐसा कहा जाता रहा है। हालांकि कई बार यह बात उल्टी भी पड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब आप अपनी बात पूरी करें।
देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बड़े पैमाने पर मतदान करके अपने मन का और अपने चाहने वाले दल का और मुख्यमंत्री का आज जिताने के लिए वोट डाला है। देखिए दो तीन चीजें बहुत साफ हुई। एक तो जो नए मतदाता थे उनमें बहुत उमंग था, बड़ा जोश था और वो बम्पर तरीके से उन्होंने वोट डाला है। दूसरी चीज, जो बीएसपी और बीजेपी के 3-3 बार गठबंधन रहे उत्तर प्रदेश में और फिर एक ऐसा माहौल बन रहा है कि चुनाव के बाद जैसे इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया कि बाप और बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसके बाद अनैतिक गठबंधन वहां किया, यही एक माहौल वहां पर भी बना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूं बड़े पैमाने पर लोगों ने इस तरीके के गठबंधन से नाराजगी वाला मत भी दिया है। और तीसरी चीज बहुत साफ सी बात है, नोटबंदी के खिलाफ जो जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक की है वो भी खुल करके की है। जहां व्यापारी बम्पर तरीके से निकल रहा था, अपनी दुकानों को हर तरीके से बंद करके, जो गलियों में भी दुकान थी वो भी बंद करके अपने परिवार के साथ उसने वोट डाला और उद्योग धंधे जिनके चौपट हुए ठीक है भी वोट डाला। ठीक है संजीव जी, अब मैं माफी के साथ रोकूंगा कि प्रतिक्रिया सब लोगों की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात संजीव जी जो आपने कही, बेरोजगार भी आज निकल के आए और उन्होंने वोट डाला। ठीक है चलिए, लेकिन एक बात जो आपने कही, अनैतिक गठबंधन की बात आपने कही, लेकिन मुझे लगता है कि अब सियासत में नैतिक और अनैतिक गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं रह गई, क्योंकि जिन लोहिया जी के आदर्शों को लेकर आपकी पार्टी चलती है उन लोहिया जी ने ताउम्र कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन आज आप उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। जिशान हैदर साहब, आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना है आपका? पहले चरण का मतदान, पॉलिसी उतनी चेंज भी हुई है जी, पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, किस तरह से आप देखते हैं उस बढ़े हुए मत प्रतिशत को, क्या कहना है आपका? देखिए रोहित जी, बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है मतदाता जागरूक हुए हैं और जिस तरह से आज वोट की परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, हमें लग रहा है पिछले 5-10 साल से इलेक्शन में, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भी इसका बहुत बहुत उनको बधाई हो कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कराया, बहुत छुटपुट घटनाओं को छोड़ के पूरे वेस्टर्न यूपी में हमें लगता है बहुत ही अच्छी तरह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो गया। क्योंकि देखिए जिस बेल्ट में इलेक्शन हुआ है उस बेल्ट में आपको भी पता है 2014 में जिस तरह से भुनाया गया था, जिस तरह से लड़वाया गया था, जिस तरह से चीजें हुई थी, हमें लगता है वहां पे शांतिपूर्ण मतदान ही अपने आप में एक जीता जागता सबूत है कि अब वहां पे लड़ने लड़ाने की राजनीति नहीं चल पाएगी। वहां पे लोगों ने वहां पे एक लाइन बहुत चली है कि जिन्होंने बैंकों की लाइन में लगाया है उनको अब लाइन में लगाना है, उसके लिए मतदान किया गया है। ठीक है, तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत है ये कांग्रेस सपा गठबंधन के लिए, जिस तरह से मतदान परसेंटेज बढ़ा है। हमें लगता है कि वहां पे अब जनता बहुत जागरूक हो गई है और उन्होंने वो मतदान जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन। ठीक है जिशान भाई, वीके गोस्वामी साहब आप भी बताइए, आपकी प्रतिक्रिया भी, क्या आप सोचते हैं इस मतदान प्रतिशत को लेकर, फिर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। रोहित भाई, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो क्या उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज ही से विजय का पताका फहरा दिया है। आज उत्तर प्रदेश के जो एमएलसी का रिजल्ट आया है उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। हमारे 4 प्रत्याशी भारी मत से जीत के आए हैं आज एमएलसी के चुनाव में। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी का जो 5 साल का कुशासन था, जो उसके पहले बसपा का कुशासन था, उस जनता ने आज जवाब दे दिया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम की भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान किया है, क्योंकि 5 साल में समाजवादी पार्टी की जो वहां गुंडागर्दी रही, बसपा के नेता वहां गए नहीं, दंगा होता रहा, मारकाट होता रहा, न बहन मायावती जी गई, न अखिलेश जी गए, हाल भी नहीं पूछने गए उन लोगों से कि आपका क्या हुआ। उसका सारा जवाब जैसे पार्लियामेंट के चुनाव में वहां की जनता ने 2014 में एमपी जिता के दिया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। और भारी मतदान का संकेत है कि बीजेपी के पक्ष में मतदान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडा राज, चलिए उस गुंडा राज। विके गोस्वामी साहब, ठीक है विके गोस्वामी साहब, मैं आपको भी रोकूंगा, बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो सब लोगों का कहना है शुभ संकेत है, सब पार्टियां यूपी की जनता को धन्यवाद दे रही हैं, लेकिन हाँ मेरा इतना मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि किस पार्टी को फाइनली धन्यवाद कहना है। और पश्चिम की जनता ने तो 15 जिलों में आज धन्यवाद कह भी दिया होगा, जो कि ईवीएम में कैद हो गया वो धन्यवाद। एक बात, अब हेमंत तिवारी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात अपनी जोड़ना चाहूंगा आपके साथ कि अब से कुछ देर पहले जो जिन 15 जिलों में ये मतदान हुआ,
करीब 12 बड़े नेताओं से जो चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि ये कहा उनसे मेरी फोन पर बात हुई, मैं नाम तो नहीं उनका बताना चाहूंगा, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात थी, इसलिए मैं इस बात को चर्चा के टेबल पर रख रहा हूं क्योंकि यह विश्लेषण करने का विषय है। उनकी जो, जिसे कहा जाए, फोन पे तो खैर बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी जा सकती, लेकिन हाँ आप आवाज से भी किसी शख्स के मिजाज का पता लगा लेते हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति थी, बड़े उहापोह की स्थिति में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कुछ जगह पर सपा के प्रत्याशी भी इसी स्थिति में दिखे। क्या कुछ कहना है हेमंत जी आपका, ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है? देखिए, आमतौर पे माना जाता है और अतीत इसका गवाह है कि बढ़ा हुआ मत प्रतिशत बदलाव के लिए होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा दुर्भाग्य है, मैं बदलाव का पक्षधर या वो नहीं, क्योंकि तो जनता जनार्दन तय करती है, भगवान खुदा अल्लाह वही है। प्रतिशत मत प्रतिशत जितना बढ़ना चाहिए था उतना उत्साहजनक बढ़त नहीं रही, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि 5-7 साल का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो देश भर में जितनी विधानसभाओं के चुनाव हुए या फिर जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, हर राज्य में लगभग मत प्रतिशत बढ़ करके डला और एक लोकतंत्र के लिए इसको शुभ संकेत माना गया। तो अव्वल तो वोट ज्यादा बढ़ा नहीं है, इसलिए इसको बदलाव का वोट तो नहीं माना जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जहां तक मेरा फीडबैक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अपने सोर्सेज से, अपने कॉन्टैक्ट से इन चीजों को पता करता हूं, एक बात बड़ी साफ है, वैसे तो यह वक्त नहीं है कहने का, क्योंकि फेज वाइज एग्जिट पोल होते नहीं है, ये तो आपको 8 की शाम को जो एग्जिट पोल होगा वहां लगभग इशारा हो जाएगा और 11 तारीख को सारा मामला खुल जाएगा, तब तक सारे लोग खुश हो लें। जहां तक मुझे जानकारी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 बड़ी चीजें देखने को मिली हैं। एक तो तमाम कारणों से कैंडिडेट्स को फील्ड करने के तरीके और एक परफेक्ट बेस वोट बैंक के नाते बहुजन समाज पार्टी का अपर हैंड है। मैं नहीं बता रहा हूं किसको कितनी सीटें मिली न मिले, लेकिन जो मेरा फीडबैक है, जो मुझे लगा, नंबर 1। नंबर 2, एक जो आशंका बहुत से लोग कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक जो मेरे ख्याल में 26% से ज्यादा है इन 73 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अल्पसंख्यकों का, कुछ जगह छोड़ करके इसका बिखराव नहीं हुआ, इंटैक्ट वोटिंग हुई है और आप नतीजे देखिएगा तो लगेगा कि अलायंस को इसका फायदा मिला है। लेकिन अलायंस को जो और अदर सपोर्ट चाहिए था, शायद उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है। तीसरी बड़ी बात, जाट मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्ट्रेटजिक वोटिंग की है। जहां आरएलडी के कैंडिडेट्स मजबूत थे वहां उनको जिताया है जी। जहां भाजपा के कैंडिडेट मजबूत थे वहां जो दूसरा मजबूत था उसको वोट किया है। जैसे कुछ कंस्टिट्यूंसी, जिसमें एक सरधना भी बता रहा हूं, सरधना के नतीजे जब आएंगे तो आप देखिएगा बहुत अलग किस्म की फाइट है। किठौर एक कंस्टिट्यूंसी लेकर बता रहा हूं, लेकिन वहीं मोदी नगर और मुरादनगर जैसी सीटें भी हैं। मोदी नगर में बीएसपी ने एक जाट कैंडिडेट डाला था और जाटों ने खुल के उसके साथ वोट किया है। बताते हैं कि 90% जाट वोट उसको मिले हैं। मोदी नगर में मंजू कैंडिडेट हैं तो वो छत्री परिवार की शादी उनकी जाट से हुई है, तो जाटों ने वहां बीजेपी में, इसलिए नहीं कह रहा हूं, बात आएगी, नेता लोग कहेंगे कि जात पात धर्म से वोट नहीं होता, लेकिन मैं खुलेआम कहता हूं, बार बार कहता हूं, कहता रहूंगा, इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ इशूज और यहाँ नैतिकता इस पे वोटिंग नहीं होती है। ट्रेंड बदल गया है, हाँ होती है, कुछ फीसद होती है, लेकिन जो फैसला कुन वोटिंग होती है वो जाति और धर्म के हिसाब से होती है और सब उसी हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रेटजी रखते हैं। नंबर 3, जो मुख्य बात मुझे समझ में आई, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये भाजपा ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, रोहित ध्यान रखिएगा, और 68 असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को लीड मिली थी, जबकि 2012 में 1 दर्जन सीटें उसको मिली थी। मुझे लगता है बीजेपी के लोग माफ करेंगे और इसको कृपया दूसरे चरण के लिए पूर्वानुमान न माना जाए। बीजेपी की दशा वहां पुनर्मुस्को भव जैसी होने वाली है। ठीक है। और अब शायद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का जरूर मलाल होगा कि काश उन्होंने वक्त के पहले अजीत सिंह को पटा लिया होता या मना लिया होता या कोई सब कर लिया होता तो उनकी स्थिति बेहतर होती। वीके गोस्वामी जी बताइए कैसे परिवर्तन लाएंगे आप? 2014 के मुकाबले तो
हो नहीं सकती थी क्योंकि वो हवा नहीं चली। बिल्कुल वो हवा नहीं रही। देखिए तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं उनकी बातों को खंडन करता हूं। जाट का मैटर वहां नहीं है, वहां सबसे बड़ी कानून व्यवस्था का मैटर है, कैराना के पलायन का मैटर है, मुजफ्फरनगर के दंगे का मैटर है। वहां ये जो बसपा के नेता कभी क्या गए पूछने के लिए उन लोगों से? जो स्थिति वहां की पैदा हो गई, जो पलायन की स्थिति पैदा हो गई है, वहां जिस स्थिति में वहां के गुंडों का एक साम्राज्य चल रहा है, वो सब समाजवादी पार्टी के सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। गोस्वामी साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, आप बताइए आपने क्या कुछ किया? क्योंकि नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान को आपने क्या किया? ठीक है, सपा से सवाल पूछिए, लेकिन आपकी केंद्र सरकार ने क्या किया? वो भाजपा के पक्ष में दिखाई दिया है। हम लोगों को भी सूचनाएं मिल रही है, हमारे भी बड़े बड़े नेताओं से बात हुई है। वो जाट नहीं, वहां एक सत्ता को हटाने के लिए एक तरफा एक वन साइडेड वोटिंग हुआ है, जैसे पार्लियामेंट में हुआ है उसी तरीके से हुआ है। अगले चरण में भी ठीक है, रुक जाइए वीके गोस्वामी साहब, आज ही बिजनौर में दो हत्या हो गई है। वीके गोस्वामी साहब, किस तरीके से वहां गुंडा राज है। वीके गोस्वामी साहब, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और हेमंत जी की बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। जो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चुनाव जैसी स्थिति यहां पर है, तो देखिए साहब, कॉन्फिडेंस तक तो बात ठीक है, लेकिन राजनीति में जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत घातक होता है। इस बात को गौर करिएगा आप, घातक जिसे कहा जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। एमएलसी का आज ही 4 सीटों पे आया है, इसमें सारे पढ़े लिखे हर तरह के लोगों ने वोट किया है। रिजल्ट देखिए रोहित जी, आप आज ही देख लीजिए। अच्छा, 11 तारीख, अगले 11 तारीख को बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने जा रही है। ठीक सर, ठीक बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन एक मुसलमान प्रत्याशी को टिकट नहीं देती है, और फिर कहते हैं सब आपको वोट करेंगे। हरियाणा से जाट आंदोलन उठा, उत्तर प्रदेश में लोग कैंपेन करते रहे आपके खिलाफ। नहीं होता रोहित जी, टिकट से विकास नहीं होता है। फिर किससे होता है? जिस तरीके से जो योजनाएं चलाई वो सभी जातियों के लिए है। ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उसमें कोई जात धर्म का मतलब नहीं है। बिजली जा रही तो मुसलमानों घर भी जलेगी। उज्ज्वला योजना का जो भी लाभ गांव में गया है, जो भी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितने भी प्रोग्राम है उसमें सारे मुस्लिम भाइयों की भागीदारी है। मैं आपको रोक दूं, ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, आपको रोक रहा हूं आपको। संजीव जी, आपके पास भी आता हूं, लेकिन हेमंत जी ब्रेक से पहले बिल्कुल संक्षेप में आप ये बता दीजिएगा। हेमंत जी, सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 24 के 24 घंटे कोई सपने देखे तो उसे झकझोर कर नींद से उठाना तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हेमंत जी, देखिए, जनता में इतनी शक्ति होती है रोहित कि वो नींद से उठा देगी। 1 महीने के इंतजार की बात है। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं, किसी के प्रति अप्रिय नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो वही बोलूंगा रोहित जो मैं देखूंगा, मैं वही बोलूंगा जो समझूंगा। और रोहित, आप गवाह हैं, आप मान्यवर एक मिनट सुने, आप गवाह हैं रोहित। इसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 80 में 70 प्लस माइनस सीट भाजपा की आ रही हैं, तब तो सब गदगद हो गए थे। भैया माफ करिएगा, तब कितने लोग समाजवादी पार्टी के हमारे एक मित्र पैनल छोड़ उठ गए थे, लेकिन मैंने कहा कि आपको कुछ 72 घंटे बुरा बिल्कुल। हेमंत जी, आपको रोक रहा हूं मैं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन एक बात हेमंत जी मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे याद है आपने इसी चैनल पर यह बात कही थी कि बिल्कुल कि 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और तब यही बीजेपी वाले बहुत खुश होते थे। लेकिन आज जब अगर हम ये नहीं कह रहे कि साहब यही होने वाला है, हम वो अनुमान की बात कर रहे हैं, जो हमने देखा, जो हमने फील्ड में देखा, जो महसूस किया, हम उसका जिक्र यहां पर करें। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। ब्रेक के बाद प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वीके गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जिशान हैदर, कांग्रेस के नेता संजीव मिश्रा साहब समाजवादी पार्टी के नेता, और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, आप कुछ बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे संजीव मिश्रा साहब,
अभी वीके गोस्वामी साहब ने फिर से दावे अपने के, बिल्कुल हर पार्टी को दावा करने का हक है, चुनाव लड़ रहे हैं, हर पार्टी कहेगी हम जीत रहे हैं, और ऐसे भी सब लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं 300 सीट, ये भी कह रहे हैं 600 सीट तो यही हो गई, फिर बहन जी भी कुछ सीटों की बात कर रही हैं, तो इसी हिसाब से तो सीटें बहुत बढ़ानी पड़ जाएंगी उत्तर प्रदेश में हमें। संजीव जी। देखिए रोहित जी, दो तीन चीजें रखना चाहता हूं। हमको क्यों वोट देंगे, तो बहुत साफ सी बात है, जिन परिवारों को लैपटॉप मिला उनके परिवार आज अखिलेश यादव जी का चेहरा देख रहे हैं। जिनको समाजवादी पेंशन के माध्यम से लाभ मिला वो अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। जो एक्सप्रेस वे में चलेंगे वो अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं, और इसी माध्यम से जितना भी विकास किया है वो अखिलेश यादव जी ने किया है। इसके विपरीत अगर आप चले जाएं, जो लोग कहते हैं कि हम इतनी बड़ी मात्रा में जीत करके आएंगे, क्या महंगाई कम हो गई इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इनको वोट देगी? क्या विदेशों से काला धन आ गया इसलिए इनको वोट दिया जाए? क्या भ्रष्टाचार के नाम पर व्यापम घोटाला, कितना बड़ा घोटाला हो रहा, और मोदी जी बैठे और बगल में हमारे गोस्वामी जी बैठे, कोई बोलने के लिए नहीं तैयार। 150 लोग व्यापम घोटाले में मर गए और 150 लोग लाइन में लग करके मर गए। ध्यान रखिएगा, ये वो साइलेंट वोटर है जो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आपको जवाब दे रहा है। आज भी आप गलतफहमी में हो, आप कहते हो 90% लोग जो लाइन में लगे हुए थे बड़े संतुष्ट थे। इसका जवाब आपको मिल रहा है। ठीक है और संजीव जी, चीजें और कहूंगा, वीके गोस्वामी जी से जवाब ले लें आपकी बात का। है, एक साल में 2 करोड़ नौजवानों को आप नौकरी देने की बात कर रहे थे, ये सब अप्रत्याशित स्थितियां हैं। तो कम से कम मोदी जी को और मोदी जी के पार्टी के लोगों को अब गलतफहमियां दूर करके आत्मचिंतन करने की बताइए जरूरत है। नहीं तो वीके गोस्वामी साहब क्या कहना है आपका? जनता को संजीव मिश्रा जी ने जो तमाम बातें कही हैं, उसी तरीके से 11 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता सड़कों पे खड़े होंगे। इस बात को मैं आपको ठीक है वीके गोस्वामी साहब जवाब दीजिए। इनका कहना है कि क्यों आपको वोट देंगे? रोहित जी, मेरा पहला सवाल है अखिलेश यादव जी से कि लखनऊ की जनता मेट्रो से चलना चाहती है, इसका टिकट कल सुबह कहां से मिलेगा, ये कितने बजे चलती है, कितने बजे कहां किन स्टेशन पर रुकती है, और यहाँ की जनता मेट्रो से चलना चाहती है, पहले बताओ कि इनकी टिकट खिड़की कहां पे है? ये झूठ के पुलिंदे हैं। झूठ के पुलिंदे आप हैं। आज एक्सप्रेस वे का हालत देखिए, झूठ के पुलिंदे आप हैं। आपको पता ही नहीं है। हाई कोर्ट में रिट हुआ है। अरे हाई कोर्ट में रिट में कि लोग कहा वहां न कोई क्या कह रहे हैं बड़े चैनल पे भाई गोस्वामी जी? दिनों के दिन लोग बड़े चैनल पे, मैं बड़े चैनल पर दावे के साथ मेट्रो के बारे में क्या कह रहे हैं? मेट्रो चल रहा क्या? अरे मेट्रो कहते हैं मेट्रो कहाँ ट्रायल चल रहा? उद्घाटन मेट्रो का टिकट संजीव कहाँ जी, मिल रहा है? ट्रायल उद्घाटन किया भाई। कहाँ मिल रहा है? मेट्रो ट्रायल कहाँ मिल रहा है? उद्घाटन किया था। लखनऊ की क्या जनता कह रहे हैं? चलना संजीव चाहती जी, है। एक-एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा अरे समझदारी से बात संजीव आप जी, समझदारी से आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मेट्रो का ट्रायल का उद्घाटन हुआ। झूठ बोले 5 साल और गोस्वामी साहब, भारतीय जनता पार्टी की बात गोस्वामी कर रहे हैं। साहब, एक्सप्रेस पर तो आपको हाई भाजपा के बारे में संजीव जी, बताइए। आपके खिलाफ वह सुखोई विमान था। संजीव जी, कोई विमान था। को दिया है। 19 लाख लैपटॉप थे। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है आप झूठ के पुलिंदे हैं। स्मार्टफोन अब आप खुद समझ लीजिए, आप झूठ के पुलिंदे हैं। आपके संजीव जी, आपके पास कोई संजीव जी और वीके गोस्वामी साहब, संजीव जी, गोस्वामी जी, अरे रुक जाइए साहब, रुक जाइए। वो आपको नहीं दिखाई देगा। संजीव जी, क्या जरूरत थी? वीके गोस्वामी साहब, मेरी वीके गोस्वामी साहब, मेरी आप लोगों से विनती है। अरे वीके गोस्वामी साहब सुन लीजिए साहब, वीके गोस्वामी साहब मेरी विनती तो सुन लीजिए, जनता की विनती तो छोड़ दीजिए। हम लोग आज सुबह 6 बजे से यहाँ पर बैठे, हम तो गले से आवाज निकलना मुश्किल होगा, इतने जोर से आप बोलेंगे तो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब आपसे सवाल एक एक करके हम लोग अपनी बात पूरी करें ताकि हम जनता तक कम्युनिकेट कर सकें। संजीव मिश्रा साहब ने कहा कि इनको क्यों वोट दे जनता, मैं बोल रहा था। ठीक है, अब सुनिए मैं नहीं बोल रहा। सुनिए जब मैं बोल रहा तो हमारे साथ यशपाल मलिक साहब जुड़ चुके हैं। गुस्से में आ जाते हैं ना कांग्रेस के भाई, हमारे सपा के सुनिए भाई। वीके गोस्वामी साहब, आपके लिए खास तौर पर हमारे साथ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए फोन लाइन पर। यशपाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका एक कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जैसा 2014 में था। और बीजेपी ने आपके अब जाटों की बात कर रहे हैं, जाट हितों की बात करें, तो इनका कहना है कि बीजेपी से ज्यादा और किसी ने कुछ नहीं किया जाट हितों के लिए, ये इनका दावा है। देखिए रोहित जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी,
और जाट जाति से हैं, जी उनकी तो ये मजबूरी है कि बात करनी पड़ेगी। अगली बार कुछ टिकट चाहिए, कुछ को काउंसलर के, कुछ के जी। लेकिन मैं सुबह वोट डालने गया, उनके बच्चे भी ये कह रहे थे जब मैं बूथ पे गया, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कि पापा तो दिमाग खराब कर रहे हैं अंकल, हम तो बीजेपी की वोट देंगे नहीं। जी अब इनको कैसे जाट विदेशी नजर आ रहे। हरियाणा में 30 हत्याएं करा के, हिंदू को लड़ा के, और वो बीजेपी अलग थी जो वाजपेयी जी वाली बीजेपी थी। ये बीजेपी है मोदी जी अमित शाह जी वाली बीजेपी, जिस पे कब्जा इनका हो चुका। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ऐसी 30 हत्याएं करा के, जातियों को लड़ा के, सांसद सैनी जैसा आदमी और दंगों के मंत्री, हिंदू सम्राट बताने वाले लोग, और जो पिछले 3 दिन में इन्होंने नंगा खेल खेलने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह के भाषण दे के कौन जाट जाति को बताएगा, कौन हिंदुओं को बचाएगा। अरे भाई, इस देश में हजारों साल से लोग बचते आए, बचाते आए। तुम तो अभी 2 पार्टी से यहाँ पहुंचे थे, 2 सीटों से। तुम्हारे साथ न तो कोई जाएगा। और ये जाट की बात नहीं है, बाकी जाति भी जो इनसे नाराज है, वो इनकी राम मंदिर के मुद्दे को भी देख चुकी, वो इनके हिंदू मुसलमानों। ठीक है मलिक साहब, यशपाल जी आप 1 मिनट रुकिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। वीके गोस्वामी साहब बिल्कुल सीधा जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम बाकी लोगों से भी बात करनी है, वक्त भी कम है। क्या कहना आपने? आपका यशपाल मलिक साहब ने अपनी बात कह दी। पूरा हरियाणा में, अगर मैं आपको इनका वैसे परिचय तो आप जानते होंगे, लेकिन सुनिए मैं इतना बता देता हूं, आपकी जो हरियाणा में आपकी बीजेपी के नेता है, उनके सपने में भी यशपाल मलिक आते हैं रात को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात। अब आप बताइए। अरे मलिक जी कहाँ थे जब पश्चिम में दंगे हो रहे थे, जाट मारे जा रहे थे, वहां पर अत्याचार हो रहा था समाजवादी पार्टी की सरकार के लोग, आजम खान वहां नंगा नाच करवा रहे थे, तो मलिक जी कहाँ चले गए थे? उस समय जाट की याद मलिक जी को नहीं आई कि मलिक जी जाट कहाँ खड़ा हुआ? जाट पार्लियामेंट चुनाव में भी भाजपा के साथ में खड़ा है, आज भी खड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने ही जाटों को आरक्षण दिया है। उनको चौधरी चरण सिंह गन्ना की संस्थान के नाम 800 करोड़ की घोषणा की गई है कि अगर सरकार आती है तो सबसे ज्यादा जो यहाँ के किसान हैं। ठीक है साहब, अब आप रुक जाइए। गोस्वामी साहब, गोस्वामी साहब रुकिए। वीके गोस्वामी आप रुकिए। यशपाल मलिक साहब आपका फाइनल कमेंट। यशपाल मलिक साहब क्या कहेंगे इनकी बात पर? बीजेपी ने यशपाल मलिक साहब क्या कहना आपका? वीके गोस्वामी रुकिए, आप वीके गोस्वामी साहब रुकिए, सुनिए औरों की बात भी। इसको ये बता दो जहां मुजफ्फरनगर में दंगे शुरू हुए थे, वो खरड़ गांव मेरा ही था। और जो 7 तारीख की नंगला मदोड़ की रैली हुई, इसको ये बता दो कि ये बकवास कर रहा है, जबान छेतरा है, उसमें मैं भी था। और मैंने वहां भी लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि ये बीजेपी के लड़ाएंगे। मेरी 40 मिनट की वीडियो क्लिपिंग है नंगला मदोड़ की रैली की, इसको बता दो। ये यहाँ भोगराज और टीवी पर बैठ के, जाट को इसकी जरूरत नहीं है बचने के लिए, जाट तो अपनी ताकत से बचता है हर जगह। ठीक है यशपाल मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हेमंत तिवारी साहब अब आपके पास आऊंगा। हेमंत तिवारी साहब, आपने यशपाल मलिक को सुना, ठीक है, मैं चाहूंगा कि हम अपनी भाषा की मर्यादा जरूर बनाकर रखें, लेकिन जो आपने सुना, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं। आप आज की तारीख में यशपाल मलिक जी, उन्होंने पूरे हरियाणा में पूरे आंदोलन को लीड किया और इनका संगठन ने पर्चे बांट रहे थे बाकायदा कि साहब बीजेपी को वोट मत दीजिए इस पहले चरण के मतदान में। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाटों की नाराजगी को दूर कर पाई? किस तरह से आप देखते हैं? मैं आपको खाली इतना बता दूं कि कल हिंदी के एक बहुत प्रमुख अखबार में 6 कॉलम में टॉप पे अमित शाह का इंटरव्यू छपा, जिसमें उन्होंने जाटों से बड़ी मनोहार की और बड़ा दावा किया जाट हमारे साथ है। 3 दिन पहले अमित शाह के यहाँ 4 दिन पहले एक बैठक हुई थी जो चौधरी बीरेन्द्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने ऑर्गेनाइज कराई थी। उसमें कई खाप के नेता गए थे। अमित शाह के मुंह के बोल के चले आए कि आपने क्या किया हमारे लिए, और यहां तक बोल के आए कि आप अजीत सिंह और जयंत चौधरी का अपमान कर दो, लेकिन चौधरी चरण सिंह का अपमान जाट नहीं बर्दाश्त करेगा। तो इसी में समझ लीजिए। लेकिन गोस्वामी जी प्रवक्ता है, क्या करें, ये इनका धर्म है, यही इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन असलियत है 11 तारीख को इन सारे 73 असेंबली सेगमेंट्स के रिजल्ट्स देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को मेजर जॉल्ट दिया है। और खास तौर से जो मैं कह रहा हूं, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिम्मेदार सूत्रों से या बहुत जिम्मेदार लोगों से बात करके ही कोई अपना
विचार आइडिया बनाता हूं जो फीडबैक मिलता है। जाटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी फ्लॉप हो गई। बेहतर होता, फिर दोबारा कह रहा हूं, अजीत सिंह को पहले बात कर लिए होते, समझ लिए होते, सारी परिस्थितियों को जान लिए होते। क्योंकि मैं खुद जब वेस्टर्न यूपी में गया हूं आज से 15 दिन पहले, 18 दिन पहले, तो मैंने देखी, बातचीत में समझ में आ जाता है कोई एकदम से नाराज है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जाटों के बारे में, जाट मतदाताओं के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा भावुक होते हैं, वो दिल से सपोर्ट करते हैं या दिल से विरोध करते हैं। लेकिन यहां फिर कह रहा हूं, आज सुबह से लेकर शाम तक वोटिंग पैटर्न समझने के बाद इस बार जाटों ने दिल से तो काम किया ही है, दिमाग से भी काम किया है। दिल से काम किया है, खुलेआम सपोर्ट देकर के आरएलडी को, हैंडपंप को, राष्ट्रीय लोकदल को, और दिमाग से काम किया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहां मजबूत लड़ रहे हैं उनको हराने के लिए, जो उनसे बेहतर लड़ रहा है, उनके मुकाबिल है, उसको वोट देने का। आप इसका नतीजा देख लीजिएगा। ठीक है जिशान, जो भाषा भी बोल के गए यशपाल मलिक जी, जी भाषा मेरे ख्याल में उचित नहीं है। बिल्कुल, वो भाषा बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हमें भाषा की मर्यादा को जरूर बना के रखना चाहिए। जिशान हैदर साहब, अगर बात करें पिछले 2 दिन से एक गाना बज रहा है, ठीक है, यूपी को ये साथ पसंद है, हम सुन रहे थे पिछले कुछ दिनों से, परिवर्तन लेकर आएंगे ये भी सुन रहे थे, लेकिन पिछले कुछ 3-4 दिन से ये गाना जोर जोर से बज रहा है सोशल मीडिया पर सब जगह कि बहन जी को आने दो। क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर हम लॉजिकल बात करें, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बीएसपी का वोट बैंक है वहां पर, बीएसपी के पास जमीन है वहां पर। लेकिन यह सवाल कि क्या आपको लगता है कि आपका जो गठबंधन है, ठीक है, बीजेपी को आपने टक्कर दी, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके पास अगर हम लॉजिकली सोचे तो ठीक है कि सब सेक्युलर वोटों की बात हुई है, दूसरे तमाम मुद्दे, बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए उसके विरोध में आप खड़ा हुए, लेकिन जो बीएसपी का परंपरागत वोट है, उस वोट बैंक को आखिरकार कैसे वो आपकी तरफ आकर्षित हो, क्यों हुआ, ऐसा क्या किया आपने, ऐसा क्या एजेंडा है आपका? नहीं रोहित जी, देखिए, हमें लगता है कि कोई भी जो भी सेक्युलर वोट होएगा वो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का पास सबको पता है, राखी किसने बंधवाई थी सबको पता है। तो देखिए, हमें नहीं लगता है वहां पे जाएगा। मैंने भी वेस्टर्न बेल्ट पे बहुत दौरे किए, मुझे वहां पे जो चीज देखने को मिली, मैं आज आपको एक चीज और रोहित भी बता रहा हूँ, जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो सारे इस इलेक्शन के बाद बड़े चेहरे नहीं रह जाएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद पूरी वेस्टर्न बेल्ट में घूम के आया हूं। दूसरी चीज, आप देखिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग इस टाइम नरेंद्र मोदी जी, उमा भारती जी, अमित शाह जी लगातार कर रहे हैं। आज राहुल जी और अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नीचे की जमीन खिसक गई है, उनको भी पता चल गया है, तो वो उसका रिएक्शन दिख रहा है। कहीं अमित शाह कह रहे हैं उल्टे लटका दिए जाएंगे, कहीं वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं गूगल की बातें कर रहे हैं, कहीं उमा भारती जी कह रही हैं कि चमड़ी निकलवा देंगे। तो मतलब हमें लगता है भाषा की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बोल रही है, जिस तरह से उनका दिख रही है, उनके अंदर की घबराहट उनके अंदर दिख रही है, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 2014 में जो कॉन्फिडेंस था वो इस इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कैडर के लोग थे, मूल उनको टिकट नहीं मिला, उनको तवज्जो नहीं मिली, जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपके बीएसपी वाले समाज से कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान मतलब बहुजन समाज पार्टी का भी नुकसान, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सबको मालूम है कि अगर कुछ भी थोड़ा ज्यादा 19-20 हुआ तो दोनों फिर से साथ में आ सकती है, कि 3 बार पहले भी आ चुके हैं। तो हमें नहीं लगता है किसी भी तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से प्रदेश की जनता या वेस्टर्न बेल्ट जहां इलेक्शन हुआ। जिशान भाई आपको रोकूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है यहाँ पे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए इस ब्रेक के बाद भी। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वीके गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जिशान हैदर साहब, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, संजीव मिश्रा साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, और हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में। इससे पहले वीके गोस्वामी साहब, एक छोटा सा मैं किस्सा आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता से मेरी फोन पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो जब बीजेपी कार्यालय में घुसे, कल की वो घटना बता रहे थे, तो
तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं दरवाजे की दहलीज पर पहुंचा और कमरा खुला तो मैंने अपना कदम वापस खींच लिया, मुझे लगा मैं गलत जगह पे आ गया हूं। लेकिन उन्होंने कहा, फिर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, मैं सही जगह पे आ गया हूं। दरअसल उनका यह कहना था कि अंदर जितने लोग बैठे थे सब के सब कांग्रेस के लोग थे, यानी कि जो अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो मेरा सवाल आपसे इसी घटना से जुड़ा हुआ है कि ठीक है, एक तरफ आप ये बात कह रहे हैं कि साहब विकास की बात कर रहे हैं, तमाम बातें आपने की, ठीक है, आपकी केंद्र सरकार ने उजाला ले आए, उज्ज्वला योजना ले आए, ये योजना ले आए, तमाम योजनाएं, लेकिन आपके जो अपने कार्यकर्ता, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात भी मैं करूं, जो कार्यकर्ता आपके साथ सालों से जुड़े थे, उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया, टिकट दिया। ठीक है, आपकी पार्टी का निर्णय, आप किसी को भी टिकट दे सकते हैं, उनको टिकट दिया, नए लोगों को टिकट दिया, बाहर से जो लोग आए उनको टिकट दिया, बल्कि आप परिवारवाद की बात करते हो कि परिवारवाद के विरोधी हैं आपने तो बाहर से जो लोग आए उनके पूरे पूरे परिवार को सेटल कर दिया, और जिनको नहीं किया सेटल उनको आश्वासन दे दिया कि बाद में कहीं सेटल कर देंगे। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये सब बातें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं ऐसे संगठन को, जिस पार्टी के नेता वीके गोस्वामी जैसे नेता जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं या दूसरे आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हैं, ये नुकसान देगा आपको? सवाल लंबा पूछा लेकिन जवाब संक्षेप में चाहूंगा। देखिए रोहित जी, हाँ संक्षेप में बोला, रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे ज्यादा मेंबरशिप उसके पास, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज्यादा मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता भी बहुत है। जब कार्यकर्ता होंगे तो टिकट मांगेंगे, और सारे लोगों को टिकट मांगने का अधिकार है। जो भी मेरे दल में आ रहा सबका स्वागत है, आइए हमारे नीति को आप स्वीकार कीजिए। तो साहब नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी जो भी आए सबका स्वागत, तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ, हर विधानसभा वाइज सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, और उसके बाद में जब उसके सब की जांच पड़ताल होते हुआ आखिर जो अच्छा लड़ने वाला कैंडिडेट था, जो सर्वे हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। ठीक है, चल ठीक है, मैंने पहले कहा आपका अपना प्रेरोगेटिव है, सब आपका अपना प्रेरोगेटिव है, बिल्कुल। आप टूटने वाली नहीं है। कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी में नेता नहीं थे तो उनको बाहर से नेता उधार लेने पड़े पूरा प्रयास करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में है, इसके बाद राजवाद है, ये उनकी नीति है। ठीक है, गोस्वामी साहब रुक जाइए, गोस्वामी साहब रुक जाइए, हम मान गए आपकी सारी बात, गोस्वामी साहब हम सारी बात मान गए आपकी। जी जिशान हैदर साहब अपनी बात पूरी करें संक्षेप में। जी रोहित जी, मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी पार्टी है वीके गोस्वामी जी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई आपकी बात तो मेंबरशिप में नहीं होती है, क्या बता रहे हो जिसान जी? हम बोल दे, आपसे बोल लेते तो बोलिए। तो आज उनके पास अपने चेहरे भी नहीं है, मुख्यमंत्री पद का प्रदेश में चेहरा नहीं है, लगभग 200 के आसपास बाहर से आए हुए नेताओं को उनको टिकट देना पड़ा है। उत्तराखंड की आपने बात कही, आपको पता ही है उत्तराखंड में तो कांग्रेस हमारे यहाँ हर और टिकट भी बन सकता है। कांग्रेस ऐसा नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे बूथ का कार्यकर्ता भी गोस्वामी जी, हमें मालूम है आप लोगों के अंदर बड़ा इस वक्त जो है जो हालात हैं आप लोगों के, आप लोगों से कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, समझ सकते हैं। आप हुआ क्या है आज की डेट में रोहित जी, इनके टिकट भी बांटे हम ही लोगों ने, हमारे पार्टी के जो नेता छोड़ के गए, जो बसपा के गए छोड़ के, उन्होंने टिकट भी बांटे हैं। तो आज इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है, तो अब सरकार तो यहाँ भी नहीं आ रही, वहां भी नहीं आ रही है। देखिए जिशान भाई, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, इसी में से मुख्यमंत्री चेहरा भी लोग ढूंढते हैं। इसलिए कोई सपा से आ जाए, कांग्रेस से आ जाए, यहां से आ जाए, वहां से आ जाए, बस आ जाए, मिस कॉल करवा के। बिल्कुल। आपका एक फाइनल कमेंट आपका संजीव मिश्रा साहब। समय कम है, फाइनल कमेंट नहीं, एक चीज याद आ गई जी, भाजपा में तो ऐसे हुआ जैसे गोस्वामी है, गोस्वामी में गो निकाल दिया, कहा गो, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कहा इन गो, इस प्रकार से हुआ है। गोस्वामी जी तो गो में चले गए, जो इतने साल से वहीं खप रहे हैं,
40 साल से, 25 साल से, 35 साल से। तो बहुत दिलचस्प बात है कि आपने कही। हमारे सबका सम्मान है। बहुत दिलचस्प बात आपने सारे बताई। लोगों को सम्मान, हमारे हर कार्यकर्ता का सम्मान है। पुराने बीजेपी वालों का सम्मान नहीं, नए वालों का है गोस्वामी। बहुत बहुत दिलचस्प बात है कि आपने बताई। नरेंद्र मोदी अमित शाह को गोस्वामी साहब प्लीज रुकिए। बात है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जिक्र आया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारत माता के प्रति कितनी गालियां दी हैं, इनके सीडीज चल रहे हैं। अरे पहले आजम खान से पूछिए कि उन्होंने भारत माता को टाइम कहा है। 60 अभी सीटें पहले समाजवादी पार्टी के 60 सीटें आजम हमारा खान से पूछिए, आजम समाजवादी खान ने पार्टी क्या का क्या सबको गठबंधन जीत कहा के आ रहा है। अभी मैं और कहना नहीं ठीक है, चाहता हूं, हमारे संजीव जी, प्रधानमंत्री को क्या ये कहा है। मैं आपको भी हम रोकना ये बताइए, चाहता हूं, नहीं क्या है? करना चाहता संजीव हूं। जी, स्वामी संजीव जी ये बताइए, संजीव हम जी, बोलना नहीं चाहते हैं। संजीव जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। संजीव मुझे जी, लगता है यशपाल आर्या जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूँ। नहीं, संजीव जी देखिए, मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज नहीं। बिल्कुल हेमंत तिवारी साहब, आपका फाइनल कमेंट। पहले चरण का रण एक तरह से खत्म हो गया। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, जो भी चीज हो, लेकिन फाइनल कमेंट आखिर में किस तरह से आप इस पूरे पहले चरण के रण को, अगर हम ये कहें इसको वाइंड अप किया जाए, तो क्या कहना आपका? देखिए, जी जी हेमंत जी, टैक्स करने में हद तक सफल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और कई दिग्गजों को चोट लग सकती है, जिसमें हुकुम सिंह, उनकी बेटी के इलेक्शन फंस गया है जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो भी मुश्किल में फंसे हैं, और कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर वो भी काफी मुश्किल में फंस गए हैं। आज जो वोटिंग ट्रेंड समझ में आया है मथुरा में, तो कुछ बड़े दिग्गजों को चोट लग सकती है, और पार्टियों में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चोट लगना इस फेज से तय है। एलिवेशन अगर हुआ है, हो सकता है, तो राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह का। बिल्कुल हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वीके गोस्वामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा साहब, आपका शुक्रिया। और जिशान हैदर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम टाइम की बड़ी बहस में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।